नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी वाले में। तो दोस्तों, यूजीसी नेट से संबंधित हमारी जो यूनिट 7 है, उसमें जो आज हमारी कहानी है जिस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज हमारी जो कहानी है, कहानी का नाम है पिता, और इसके जो कहानीकार है ज्ञान रंजन, और ये कहानी जो है 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो इस कहानी के बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे तथा इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं एवं महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उस पर भी बातचीत करेंगे। तो आपसे निवेदन रहेगा कि आप चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें तथा अपने नए दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी यूजीसी नेट से संबंधित अगर वे तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें इस चैनल से मदद मिले। तो चलिए ज्यादा समय व्यतीत ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कहानीकार के परिचय के बारे में, जो अक्सर हम वीडियो में करते हैं। तो कहानीकार के परिचय के बारे में बातचीत करते हैं तो हिंदी साहित्य के शीर्षस्थ कहानीकार और प्रसिद्ध पत्रिका पहल के जो संपादक है ज्ञान रंजन, जिनके बारे में हम आज बातचीत कर रहे हैं। उनका जन्म 21 नवंबर 1931 को महाराष्ट्र के अकोला में हुआ था। बचपन और किशोरावस्था का अधिकतर समय अजमेर, दिल्ली एवं बनारस में बीता और शिक्षा जो है इलाहाबाद में संपन्न हुई। तो यहाँ पे जो आपने ध्यान रखना है कि इनका जन्म 1931 को हुआ। और यहाँ से जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि इन्होंने कौन सी पत्रिका का संपादन किया। तो जो पहल नामक जो पत्रिका है उसका इन्होंने संपादन किया। तो आपके ज्ञान रंजन है, इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण पत्रिका है उसका नाम है पहल। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बातचीत करते हैं अगले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। तो ज्ञान रंजन जो है आपके साठोत्तरी पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ कहानीकारों में से हैं। साठोत्तरी पीढ़ी के चार यार जो जिन्हें कहा जाता है, उनमें ये चार जो आपके प्रसिद्ध मंडली के चारों सदस्य हैं, जिनका नाम है ज्ञान रंजन, दूधनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह और रविंद्रनाथ कालिया। तो यहाँ से भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि जो ये साठोत्तरी पीढ़ी है, इसके जो चार यार जो कहे जाते हैं, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो साठोत्तरी पीढ़ी के चार यार के रूप में जो चार आपके प्रमुख लेखक आते हैं, ज्ञान रंजन, दूधनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह और रविंद्र कालिया। और इनमें जो सबसे अधिक प्रसिद्धि है वो आपके ज्ञान रंजन को मिली। हालांकि ये चारों अपने अपने ढंग के श्रेष्ठ कहानीकार है। ज्ञान रंजन के 6 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए। इनकी कुल कहानियों की संख्या कितनी है? 25 है। जो सपना नहीं नामक संकलन में में ये प्रकाशित है। ज्ञान रंजन साठोत्तरी पीढ़ी के लेखक और अकहानी में शामिल लेखकों के मित्र भी हैं। तो जो आपके ज्ञान रंजन है, ये आपके साठोत्तरी पीढ़ी के लेखक भी है और अकहानी में शामिल लेखकों के मित्र भी है। तो आगे बढ़ते हैं। अब बातचीत करते हैं इनके कहानी संग्रहों के बारे में कि इनके कौन कौन से कहानी संग्रह हैं। तो इनका सबसे पहला कहानी संग्रह है फैंस के इधर उधर। 1968 में ये इनका कहानी संग्रह प्रकाशित होता है। इसके बाद जो दूसरा है यात्रा 1971, तीसरा है क्षणजीवी 1977, इसके बाद है सपना नहीं 1977, घंट, बहिर्गम, अनुभव, अमरूद का पेड़, छलांग, पिता, रचना प्रक्रिया, हास्य रस। ये इनके कहानी संग्रह है जिनको कि आपने क्रम से ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं इनके संस्मरण के बारे में कि इनके कौन कौन से संस्मरण है। तो ज्ञान रंजन के बहाने तारामंडल के नीचे एक आवारागर्द, ये इनके संस्मरण है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और अन्य जो इनकी रचना है कबाड़ खाना, ये भी आपने ध्यान रखना है कि इनकी क्या क्या जो है आपकी रचनाएं हैं। तो जो ये कहानी है हमारी जो यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी है, पिता कहानी, ये आपके जो कहानी संग्रह है फैंस के इधर उधर, इसमें ये कहानी संकलित है। तो आपने ध्यान रखना है कि जो ये फैंस के इधर उधर कहानी संग्रह है, इसमें कितनी कहानियां हैं, जो आगे हम वीडियो में बातचीत करेंगे। और जो आपने ध्यान रखना है कि जो आपकी पिता कहानी है वो फैंस के इधर उधर कहानी संग्रह में प्रकाशित है। चलिए अब बातचीत करते हैं पिता कहानी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, जो अक्सर परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो जो आपकी पिता कहानी है, ये फैंस के इधर उधर कहानी संग्रह में संकलित है, जैसे कि हमने पहले भी बात की। तो जो इस कहानी संग्रह में कुल कितनी कहानियां हैं? तो 12 कहानियां इस
कहानी संग्रह में संकलित है। तो जो ये 12 कहानियां ये कौन कौन सी है इस पर बातचीत करते हैं। तो ये जो 12 कहानी ये इस प्रकार से हैं आपकी: दीवा स्वप्नी, कलह, खलनायिका, आत्महत्या, सीमाएं, फैंस के इधर उधर, शेष होते हुए, पिता, एक नमूना एक सार्थक दिन, दिलचस्पी, छलावा, संबंध। तो ये जो आपकी 12 कहानियां हैं जो आपके फैंस के इधर उधर कहानी संग्रह में संकलित है और जो हमारे पाठ्यक्रम में लगी कहानी है वो ये कहानी है पिता। तो आपने ध्यान रखना है जो पिता कहानी है आपकी ये फैंस के इधर उधर कहानी संग्रह में ये कहानी संकलित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप बातचीत करते हैं कहानी के प्रमुख पात्रों के बारे में जिनके इर्द गिर्द ये कहानी आपकी घूमती है। तो कहानी के पात्र है सुधीर। सुधीर जो इस पिता कहानी में है जो पुत्र का किरदार जिसने निभाया है ये सुधीर जो है पुत्र है, नई पीढ़ी का प्रतिनिधि है। और ये जो सुधीर है ये आपके घनश्याम नगर का निवासी है, इसी के मार्फत कहानी कही गई। तो आपने ध्यान रखना है ये महत्वपूर्ण पात्र है इसमें सुधीर जो कि पुत्र है, नई पीढ़ी का प्रतिनिधि है। और इससे पहले यूजीसी नेट में एक प्रश्न भी बना था कि जो पिता कहानी के अनुसार जो सुधीर पात्र है वो कहाँ का निवासी है। तो आपका जो मैंने यहाँ आपको बोल्ड में भी लिख कर दिया हुआ है कि ये जो आपका सुधीर है ये घनश्याम नगर का निवासी है। तो आपने ये ध्यान रखना है। इसके बाद जो अगला पात्र है पिता। पिता है जो कि जिद स्वभाव से जिद्दी है, जीवन की सुविधाओं से चिढ़ने वाले, की जीवन की जो भी उनको सुख सुविधाएं दी जाती है उनसे वे चिढ़ते हैं। और जो पिछले 35 वर्षों से रामायण और गीता का पाठ करने वाले। यहाँ से भी प्रश्न बना था, यहाँ से भी यूजीसी नेट में प्रश्न आया था कि जो पिता है वो कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ते थे। तो रामायण और गीता, इसके अलावा जो और भी पुस्तकें उसमें ऑप्शन में दी हुई थी। तो आपने ध्यान रखना है कि वो पिछले 35 वर्षों से रामायण और गीता का पाठ करते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कितने वर्षों से, 35 वर्षों से। कौन सी पुस्तकों का, रामायण और आपकी जो गीता है इसका ये पाठ करते हैं। और ये अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि कलकत्ता के हॉल एंडरसन से के सिले कोट पहनते थे। कौन, पिता। इसके बाद जो अगला पात्र है देवा। देवा कौन है, सुधीर की पत्नी है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। इसके बाद जो अगला पात्र है कप्तान भाई। कप्तान भाई कौन है, सुधीर का भाई है जो कि वायु सेना में कार्यरत है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि जो कप्तान भाई है वो कौन सी सेवा में कार्यरत है। तो वायु सेना में ये कार्यरत है। और ये जो कप्तान भाई है आपका ये बहन की यूनिवर्सिटी के खर्चे के लिए 50 रुपए देता है। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। तो ये बहन का जो यूनिवर्सिटी का खर्चा है उसके लिए ये 50 रुपए देता है। तो आपने ध्यान रखना है कितने पैसे देता है ये, तो ये 50 रुपए जो है आपके देता है। अब बातचीत करते हैं कहानी के प्रतिपाद्य के बारे में कि इसमें इस कहानी में मूल रूप से किस चीज का वर्णन किया गया है। तो कहानी का प्रतिपाद्य है नए पुराने मूल्य और संस्कारों की टकराहट का बड़ा ही सूक्ष्म अंकन ज्ञान रंजन की कहानियों में मिलता है। पिता कहानी में लेखकीय दृष्टि स्थिति का पूरा पूरा जायजा लेती है, दो पीढ़ियों के अंतर को स्पष्ट करती है। ये कहानी आधुनिक मध्यवर्गीय परिवार में पीढ़ीगत संघर्ष एवं द्वंद्व का चित्रण जो है इस कहानी में किया गया है। यह कहानी पिता और पुत्र के बीच दूरी होने के बावजूद उनके बीच एक समझ और द्वंद्व की बात करती है। पिता और पुत्र के मध्य एक प्रेम युक्त और भावनात्मक दूरी है। इसके पश्चात दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, दोनों एक साथ रहने के बावजूद साथ नहीं रह पाते हैं। यह उस दौर और समकालीन दौर में भी प्रासंगिक विडंबना है। तो ये जो कहानी है आपके पिता और पुत्र के जो आपके संस्कार और मूल्यों की टकराहट है उसका वर्णन इस कहानी में किया गया है, जो कि आज के दौर में भी आपको देखने को मिलता है, जो कि आज के दौर में भी ये कहानी आपकी जो है प्रासंगिक है। अब पिता कहानी की समीक्षा, इसमें बातचीत करते हैं कि इस कहानी का मूल प्रतिपाद्य, इस कहानी में क्या आपका जो है दिया गया है, किसके इर्द गिर्द ये आपकी कहानी है। तो पिता कहानी की समीक्षा के बारे में बातचीत करते हैं कि इस कहानी के माध्यम से पुरानी और आधुनिक पीढ़ी में अंतर और उनके द्वंद्व को दर्शाया गया है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि पुराने सोच वाले पिता को आजकल के परिवेश में ढल पाना मुश्किल हो रहा है। कि पुरानी सोच वाले जो पिता हैं, जो इस कहानी में पात्र है, उनको नए परिवेश में जो ढाल पाना मुश्किल हो रहा है। कहानी में पिता अपनी पुरानी परंपरा अपने बच्चों पर थोप भी नहीं रहे हैं। अगला जो बिंदु है, बल्कि उन्हें आधुनिक युग को जीने की बात कर रहे हैं, पर खुद को उस वातावरण से दूरी रखते हैं कि
पिता जो है अपनी नई पीढ़ी को पर पुरानी परंपरा को थोप नहीं रहे, लेकिन वो खुद वो है उस पुराने ही वातावरण में जीना चाहते हैं जिसमें वे जीते आए हैं। जैसे कि एक पंक्ति में पिता कहते हैं, ये पंक्ति भी महत्वपूर्ण है कि आप लोग जाइए ना भाई, कॉफी हाउस में बैठिए, झूठी वैनिटी के लिए बेटर को टिप दीजिए, रहमान के यहाँ 1.5 रुपए वाले बाल कटवाइए, मुझे क्यों घसीटते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है कि ये जो आपकी पंक्ति है कौन सी कहानी की है, तो ये पिता कहानी की जो है आपकी पंक्ति है। इस कहानी में किसी भी पीढ़ी को निशाना नहीं बनाया गया है। पिता जो है अपने बच्चों को आधुनिक बनने से नहीं रोकते, किंतु उसमें शामिल नहीं होते और पुत्र को आधुनिक बनाना चाहते। तो जो पुत्र है वो पिता को क्या है, आधुनिक बनाना चाहता है। यह कहानी पिता और पुत्र के बीच दूरी होने के बावजूद उनके बीच एक समझ और द्वंद्व की बात करती है। पिता और पुत्र के मध्य एक प्रेमयुक्त और भावनात्मक दूरी है। इसके पश्चात दोनों एक दूसरे का जो है ख्याल भी रखते हैं। दोनों एक साथ रहने के बावजूद साथ नहीं हो पाते हैं। ये उस दौर और समकालीन जो आज का दौर है उसमें भी ये प्रासंगिक विडंबना है। आगे बढ़ते हैं, अगली महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हैं कि पुत्र पिता को सारी सुविधाएं देना चाहता है, लेकिन प्रयासरत वही है, किंतु उन्हें जो पिता है उन्हें ये सब चीजें पसंद नहीं है। जैसे कि एक पंक्ति में कहा गया है कि पिताजी आराम से पंखे के नीचे सोए, गुसल खाने में खूबसूरत शावर में स्नान करे, लड़के द्वारा लाई गई खाद्य सामग्री का स्वाद ले, दिल्ली एम्पोरियम की बढ़िया धोती पहने, किंतु पिताजी को यह कतई पसंद नहीं है। तो ये पंक्ति भी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आपने ध्यान रखना है कि जो ये पंक्ति है आपकी, ये पिता कहानी में आती है। इस प्रकार की पंक्तियां जो है अक्सर परीक्षाओं में पूछ ली जाती है। आगे बढ़ते हैं, पुत्र है जो है पिता से बड़ा प्यार करते हैं। वो कहते हैं कि मोहल्ले में हम लोगों का सम्मान है, 4 भले लोग आया जाया करते हैं, आपका बाहर चौकीदारों की तरह रात को पहरा देना बड़ा ही भद्दा लगता है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि जो ये पंक्ति है कौन सी कहानी की है, तो ये आपके पिता कहानी की पंक्ति है। इसको जो है अब आप जितने भी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं उन्हें आप एक जगह नोट कर लीजिए, ताकि आपको परीक्षाओं के समय सिर्फ इनको देखने की जरूरत पड़े, थोड़ा सा रिवीजन करने की जरूरत पड़े और ये आपको जो है महत्वपूर्ण तथ्य आराम से याद रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिता अपने पुत्र के वैवाहिक जीवन में कोई खलल ना पड़े, इस विचार से बाहर सोना पसंद करते हैं। पिता के लाख मना करने पर पुत्र से हमेशा आग्रह करता रहता है। पिता के लाख मना करने पर पुत्र जो है पिता से हमेशा आग्रह करता रहता है कि ताकि पिताजी को जो है नई नई सुविधाएं उन्हें दी जाए, लेकिन जो है पिता हमेशा से मना करते हैं। इस मनाही से उसका हृदय कभी नहीं टूटता। इस कहानी में ज्ञान रंजन ने पिता पुत्र के जो संबंध है उसके वास्तविक पहलुओं को जो है आपने जो है उजागर किया है। तो यह भी आपने ध्यान रखना है। दोनों के बीच प्रेम और चिंता करते हैं पर कभी जाहिर नहीं करते, जो कि हर परिवार में विद्यमान है कि दोनों के बीच प्रेम और चिंता का भाव भी है, पर दोनों कभी जाहिर नहीं करते हैं, ना पिता करते हैं ना पुत्र करता है। दोनों के बीच प्रेम और चिंता है। कहानी में कहीं भी दोनों के संबंध में कोई खटास नहीं दिखती है। घर के जो है बूढ़े बुजुर्ग अपनी बाकी जिंदगी समय बिताने के कार्य में लगा देते हैं। घर में बूढ़े बुजुर्ग अपनी बाकी जिंदगी जो है समय बिताने के कार्य में लगा देते हैं। अच्छा, ये कहाँ जो आपकी लाइन रिपीटेड है। आगे बढ़ते हैं। ये सोचकर कि हम तो अपनी जिंदगी जी चुके, जिसके कारण खुद कष्ट सहते हैं, ये हवाला देकर कि हमारे समय में नहीं था। आजकल भी आप देखते हैं कि जो पुरानी पीढ़ी के जो आपके लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमारे समय में तो ऐसा नहीं होता था, आजकल ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि इस कहानी में भी आपके सामने आती है। तब भी तो जिंदगी बिता दी, अब उसके पीछे क्यों भागे। कि कहते हैं कि उस समय जब इतनी सुख सुविधाएं भी नहीं थी फिर भी तो हमने जिंदगी बिताई। तो इसमें भी एक प्रकार की ऐसी ही चीजें हैं जो कि 2 पीढ़ियों का जो संघर्ष है इसमें दिखाया गया है, पिता और पुत्र का। कि ज्ञानरंजन जी ने 2 पीढ़ियों के बीच की आपसी वैमनस्यता न दिखाकर दोनों को भावनात्मक रूप से दिखाया गया है। तो ये आपकी कहानी की समीक्षा थी, जिसमें कि क्या है, गर्मी का प्रतीकात्मक प्रयोग जो है इस कहानी में आपके आया है। अब बातचीत करते हैं कि इस कहानी में कौन कौन से स्थानों का जिक्र आया है। तो धूमनगंज और खुलदाबाद 2 जगह हैं जिनका इस कहानी में वर्णन आया है। तो आपने ये दोनों जगहों
को ध्यान रखना है कि इस कहानी में कौन कौन सी जगह हैं जिनका वर्णन आया है। तो आपका धूमनगंज और खुलदाबाद जो 2 जगह हैं, इसका इस कहानी में जो है वर्णन आया है। अब करते हैं कि इस कहानी में क्या ऐसे विशेष चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो बढ़ते हैं। उसने अपने बिस्तर का अंदाज लेने के लिए मात्र आधा पल बिजली जलाई। इस जो पंक्ति से है कहानी का प्रारंभ होता है। तो ये आपने ध्यान रखना है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न बन जाते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि उसने अपने बिस्तर का अंदाज लेने के लिए मात्र आधा पल बिजली जलाई। इस पंक्ति से जो है आपकी पिता कहानी जो है प्रारंभ होती है। इस कहानी में एक जगह वर्णन आता है कि गर्मियों में 11:30 का कोई विशेष मतलब नहीं होता। ये भी आपने ध्यान रखना है। जो नया पेडस्टल है, इस पर दादी अम्मा बैठती है। तो ये जो है उस परिवार के बारे में बातचीत की गई है कि जो उनके घर में जो नया पेडस्टल है उस पर कौन बैठता है, तो आपकी दादी अम्मा जो है उस पर बैठती है। आगे बढ़ते हैं। चौक से आते वक्त पिता 4 आने की जगह 3 आने में तैयार होने वाले रिक्शा के लिए घंटों इंतजार करते हैं। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि जो पिता है चौक से आने के लिए कितने पैसे वाले रिक्शा का इंतजार करते हैं। तो 3 आने का जिक्र जो है इस कहानी में आया है। आगे बढ़ते हैं। पिता खुले में स्नान करते जनेऊ से छाती और पीठ का मैल काटते थे। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि लड़कों द्वारा बाजार से लाई गई महंगी बिस्कुट और महंगे फल पिता नहीं लेते थे। उन्हें क्या पसंद था? अपनी अमावट गजक और दाल रोटी के अलावा दूसरों द्वारा लाई गई चीजें नहीं लेते थे। तो आपने यहाँ से भी महत्वपूर्ण जो आपका प्रश्न बन सकता है कि जो पिता है वो कौन से व्यंजन खाते थे, तो अमावट गजक और दाल रोटी। बाकी जो है उन्हें बिस्कुट और महंगे फल जो है पसंद नहीं थे। आगे बढ़ते हैं कि पिता कुल्लू के सेब और दिल्ली एम्पोरियम से बढ़िया धोती के विरोधी थे। तो पिता जो इस कहानी में पात्र है कि वो किस चीज के विरोधी थे, तो कुल्लू के सेब और दिल्ली एम्पोरियम से बढ़िया धोती के ये जो है विरोधी थे। इसमें वर्णन आया है। पीछे हमने पंक्तियों में बात भी की थी कि जो बच्चे हैं रहमान के यहाँ 1.5 रुपये में बाल कटवाते थे। तो कितने रुपए में बाल कटवाते थे? 1.5 रुपया। ये भी आपने ध्यान रखना है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आजकल बनते हैं। अगले बिंदु के बारे में बातचीत करते हैं कि पिता ने कप्तान भाई को एक दिन क्या है 1200 रुपए वाली पासबुक दी थी। कि जो एक पासबुक दी थी जिसमें कितना कैश था आपका, तो 1200 रुपए। ये भी आपने ध्यान रखना है। जो इस कहानी में जो पिता है वो हे राम तू ही सहारा जमाई लेते हैं, कि जब वो जमाई लेते हैं तो क्या कहते हैं? पिता हे राम तू ही सहारा। तो ये जो है आपके इस कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे, जो अक्सर परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और पूछे भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि विद्वानों के कथन की इस कहानी के बारे में विद्वानों ने क्या कहा है। तो सबसे पहले है डॉक्टर रामचंद्र तिवारी है। उन्होंने इस कहानी के बारे में क्या कहा है कि ज्ञान रंजन मुख्य रूप से मध्यवर्गीय जीवन की कुरूपताओं, विसंगतियों और खोखलेपन को निसंग भाव से बेनकाब करने वाले यथार्थ धर्मी कहानीकार है। तो आपने ये ध्यान रखना है। ये किसने कहा है इस कहानी के बारे में? आपके डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने कहा है। हिंदी गद्य साहित्य जो इनकी पुस्तक है, इसके पृष्ठ संख्या 317 में इन्होंने ये कहा है कि ज्ञान रंजन मुख्य रूप से मध्यवर्गीय जीवन की कुरूपताओं, विसंगतियों और खोखलेपन को निसंग भाव से बेनकाब करने वाले यथार्थ धर्मी कहानीकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है अगले विद्वान है गोपाल राय के शब्दों में वो क्या कहते हैं कि ज्ञान रंजन का पिता कहानी पीढ़ियों की सोच और जीने के तौर तरीकों के खाई को व्यक्त करने वाली कहानी है। कि जो ये कहानी है कैसी है कि पीढ़ियों की सोच और जीने के तौर तरीके की खाई को व्यक्त करने वाली ये जो है आपकी कहानी है। ये आपके डॉक्टर गोपाल राय ने कहा है। अब बातचीत करते हैं अगले विद्वान के बारे में। डॉक्टर बच्चन सिंह क्या कहते हैं कि इस कहानी की केंद्रीय वस्तु है वो क्या है? आपका अकेलापन है। ये किसने कहा है? ये कहा है आपके डॉक्टर बच्चन सिंह ने। तो ये विद्वानों के कथन थे, जो कि इस कहानी के संदर्भ में विभिन्न आपके जो विद्वान हैं उन्होंने क्या कहा है। तो उनके कथन है जिनको भी आपने ध्यान रखना है, ये पूछे जा सकते हैं। तो आज ये थी हमारी आज की कहानी, पिता कहानी की, जिसमें हमने सबसे पहले इस कहानी के कहानीकार के परिचय के बारे में बात की, उनकी रचनाओं के बारे में बात की। उसके बाद जो पिता कहानी है उसकी समीक्षा, इसके महत्वपूर्ण जो पात्र है उसके बारे में बातचीत की, तथा इससे संबंधित जो भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उन पर हमने चर्चा की, तथा
इसके बाद जो विभिन्न विद्वान हैं उन्होंने इस कहानी के बारे में क्या कहा है उस पर हमने बातचीत की। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है, यूजफुल लगी है परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर साझा करें तथा एक कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब